हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे और आईओसी में सबको मज़ा भी आ रहा होगा धीरे धीरे। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगते हैं, इवन कुछ मल्टी कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारी ये प्रॉब्लम है कि 12th तक हमें इतने मॉलिक्यूल्स नहीं मालूम होते हैं। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे मिलते हैं, तो हमें कोई आइडिया भी नहीं होता है यार हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फील नहीं आती है। जो एक पर्टिकुलर चीज़ बोलते हैं ना कि फील नहीं आ रही है, सब्जेक्ट की फील नहीं आ रही। दैट्स वाई आईओ कोई छूना भी नहीं चाहता है और कोई पढ़ाना भी नहीं चाहता है। बट आईआईटी जेईई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है और पढ़ाना भी ज़रूरी है। और एक चीज़ सबसे अच्छी है क्या कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो प्री डिफाइंड रहेंगे, पहले से रहेंगे। तो आपको एक सर्टेन अमाउंट पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और लगभग 80% क्वेश्चन आप कर लोगे। सब्जेक्ट पूरा लॉजिकल है, बस थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, उसके डीप में जाना पड़ता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कुछ कुछ लॉजिक निकल के आता है। 12th लेवल तक उतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है, इसलिए बच्चों को इससे डर लगता है। ये नहीं कि सर्टेन मैकेनिज्म है उसकी वजह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे, उससे काम नहीं चलता है। इसमें हर एक मॉलिक्यूल अपना अलग अलग बिहेवियर शो करता है, वास्ट वैरायटी है। दैट्स वाई हम चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को डर लगता है सो कॉल्ड कि आयो हमारा डरावना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, साथ में लगे रहो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सीट में मिल जाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करो। डाउट हो रहा है तो आप पूछो। बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा बच्चे अभी डाउट पूछते हैं और मज़ा आता है। लाइक अभी लगता है कि हाँ यार ठीक है, बच्चे दूर हैं, अभी सामने नहीं है हमारे, बट स्टिल मज़ा आता है कि यार दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस एंड ऑल द वे फ्रॉम जेएनवी बूंदी, जेएनवी लखनऊ, जेएनवी कोट्टयम, किड्स आर आस्किंग मैनी क्वेश्चंस। बट स्टिल अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा टारगेट है, दक्षिणा का टारगेट है कि सबका सिलेक्शन हो, चाहे वो बॉटम लाइन वाला बच्चा हो। वैसे बॉटम लाइन तो कुछ होता ही नहीं है। अगर बच्चा सोचेगा, मेहनत करेगा और सही टाइम के साथ सारी चीज़ें अच्छे से करेगा, असाइनमेंट्स, डीपीपीज, शीट्स, तो वो अच्छा कर ही जाएगा। लेकिन आपका काम है कि अपने सारे वायरस को ख़त्म करना। ट्रस्ट में, अगर आप गूगल करोगे, सो मैनी सोर्सेज से सर्च करना शुरू करोगे, तो इट टेक्स टाइम और आपके पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप एक मैसेज मुझे छोड़ दो कि सर ये डाउट है। और हाँ, जब भी मैसेज करते हो ना तो एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में करो। लाइक सबसे पहले कि हाय सर दिस इज दिस। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सत्यम का, तो हाय सर दिस इज सत्यम, आई एम फ्रॉम जेएनवी कोट्टयम। ठीक है, और मेरा ये डाउट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। ठीक, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा इंटर कनेक्शन हो पाता है। तो ये बूंदी के लिए भी है, ये लखनऊ के लिए भी है। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई भी डाउट हो रहा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में काफ़ी दिक्कतें होती हैं बच्चों को, तो आप पूछो। इट वुड बी बेटर, दोनों लोग साथ में सॉल्व करेंगे मिलके और लास्ट तक आपके डाउट वाले वायरस को किल करेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से। और हमारे बारे में जानना है तो यार वेबसाइट पर पढ़ लो आप। हमारा अभी काम है कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम इनपुट आउटपुट हो सके, आप इनपुट दो, मैं आउटपुट दूंगा, ताकि अल्टीमेट आपका आउटपुट आईआईटी तक अच्छा हो जाए। ये टारगेट है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमारा टारगेट है, सीट सॉल्यूशन हमारा टारगेट है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और हम दोनों एक ही साइड में, हम भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, आप भी चाहते हो आपका सिलेक्शन हो। तो फिर कमी मत रखना मेहनत में, काफ़ी मेहनत करना और प्रॉपर तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करो। और डरो मत, सबके साथ बुरी सिचुएशंस आती है, कोविड है, सब लोग झेल रहे हैं, यू आर नॉट द ओनली वन। बट हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू टेक्स्ट, ये बता रहा हूँ। बट हमारी भी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा ख्याल रखना एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। देखो, कॉन्सेप्ट सारे आपने पढ़ लिए, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि एक बार में पूरी कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आती है बच्चों को। इट्स ओके, नो बिग डील। बट लास्ट तक लगे रहेंगे, धीरे धीरे और भी मॉलिक्यूल्स आएंगे। जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, सॉल्ट पढ़ेंगे, तो उसका भी यूज यहाँ पे किया गया है। ब्राउन रिंग टेस्ट का यूज मैंने किया था। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बोला ना, मॉलिक्यूल्स के थ्रू स्टडी करो आप, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें, नॉट अ बिग डील। लास्ट तक लगे रहेंगे, फोड़ेंगे, आईआईटी फोड़ेंगे। हमारा भी सपना है, आपका भी सपना, और फिर हम लोग सारे लोग दक्षिणा फेलिसिटेशन में साथ में मिलते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि COH2 3+ कॉम्प्लेक्स इज, पहला ऑप्शन है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दूसरा हैविंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैविंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन आप लिख लो, ठीक है, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है आपका COH2O6
और 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो आप, तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +3 का, और कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d7 होता है ना भाई। बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालिए, तो सबसे पहले इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर यहाँ से निकलता है, तो आपका हो जाएगा 3d6। तो ओवरऑल कोबाल्ट जो है वो d6 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो बनाइए आप। वन टू थ्री सिक्स, d6 हो गया। ऑप्शन देखते हैं, हैविंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, जब भी हमने D2sp3 की बात की या DsP2 की बात की, तो उसका मतलब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनता था, जब स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाए। तो पेयरिंग एनर्जी से अगर ज़्यादा हो रहा है स्प्लिटिंग एनर्जी, तो पेयरिंग कर लेगा। समझ में आ रहा है। और ये कब होता था, जब हमारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। यहाँ पे देखो वाटर है, तो वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं है, नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी गलत। राइट, बिल्कुल गलत है। देखो मैंने आपको लिखवाया भी था, कोबाल्ट +3 में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है वो माना जाता है ऑक्जेलेट तक। ठीक है, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो यहाँ से अगर आपने सोचा होता तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। ऑक्जेलेट जो है वो H2O के पहले आता है, सोचो। और इधर वाले तो सारे के सारे याद आ रहा है क्या, मैंने सिनॉक्स लिखवाया था। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, इन दोनों को माना जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग अच्छी कराते हैं, ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ये कम होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इसको पेयर करा देगा। तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल खाली मिल गए। और ये ऑक्टाहेड्रल है, तो S वाला खाली था और फिर P वाले खाली थे। 6 ऑर्बिटल चाहिए हमें, 2 1 3 3 6, 6 ऑर्बिटल मिल गए। अब इनकी आपस में क्या होगी, इंटरमिक्सिंग। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है। इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, तो ये बना लेंगे आपको D2sp3। फिर D2sp3, फिर वाटर के 6 इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नो। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में पेयर कर ले रहे हैं, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, हैविंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन सही है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सही है। हैविंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर सही है। तो हमारा यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है कि कोबाल्ट +3 पे कान खड़े हो जाने चाहिए। क्लियर, ठीक है, लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो इसको आप पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है कोबाल्ट +3, वही सेम ही है, लो स्पिन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाई मैग्नेटिक। बोलो, पहला तो सही ऑप्शन है। बोलो, अभी जस्ट कर रहा है ना, पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, दूसरा है कोबाल्ट F6 है और 3 नेगेटिव इज हाई स्पिन D6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखते हैं, तो CO F6 एंड 3 नेगेटिव है, तो ये वीक लिगेंड है। क्लियर, तो देखते हैं पेयरिंग होगी कि नहीं। तो अपना हो जाएगा ये कोबाल्ट फिर से 4s2 एंड 4d7, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो ये D6 कन्फिग्रेशन बनाएगा। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, याद रखना आप, सिनॉक्स याद रखना। X फॉर हैलाइड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो स्प्लिटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी से कम रहेगा इसका स्प्लिटिंग एनर्जी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी अगर कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो इसके पास टोटल कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोल रहा है, हाई स्पिन, ऑब्वियसली हाई स्पिन, म्यू आएगा इसका 4 × 4 + 2 √ में, तो ये आएगा √24 बोर मैग्नेट्रॉन। एक और तरीका है सोचने का, देखो आप अगर यहाँ पे देखते हो ना कि ये इतना है,
√24, तो ये अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इवन देखो आप क्या आता है, अगर 1 रहे तो √3 आता है, ये होता है 1.73, 2 रहे तो √8 आता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग आता होगा। तो यहाँ से आप ये देख के भी बोल सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये टेस्ट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 4 अनपेयर्ड हाई स्पिन ऑब्वियसली D6 है, सही है, तो ये सही हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि RHF6 3 नेगेटिव, रोडियम लो स्पिन D6 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले रोडियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए, कितना होता है। तो रोडियम होता है 45, याद रहेगा। नहीं है तो मैंने ट्रिक आपको बताया था कैसे याद करना है। तो रोडियम 45, लो स्पिन, तो फिर से रोडियम का देखते हैं। तो 36 + 38 हो गया, तो ये हो गया 5s2, 38 और 7 तो 47, 1 2 3 हमें निकालना है, तो इसको निकाल दीजिए और एक यहाँ से निकाल दीजिए। तो ये भी क्या हो गया आपका 46, तो D6 कन्फिग्रेशन हो गया। अब इसमें कह रहा है कि लो स्पिन और 0 अनपेयर्ड, तो ये तो गड़बड़ हो सकता है क्योंकि फ्लोराइड है और फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये गलत हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया है कि जो हमारे 4D वाले होते हैं और 5D वाले होते हैं, इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मत देखना आपकी ये इनर ऑर्बिटल बनेगा कि आउटर ऑर्बिटल, आँख मूंद के मारना आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमेशा सही होगा। ठीक है, हमेशा सही होगा। इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसका रीज़न देखो, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा हुआ तो लिगेंड्स का अप्रोच मेटल तक ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटल ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड नेगेटिव चार्ज। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, ओवरऑल न्यूक्लियस ही तो खींच रहा है इसको, तो अगर ज़्यादा होगा तो ये बहुत ज़्यादा खींचेगा, और अगर बहुत ज़्यादा खींचेगा तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा देख लिया हमने, चौथा देखा FeCN6 4 नेगेटिव हाई स्पिन। ठीक है, तो FeCN4 की बात कर लेते हैं। FeCN6 4 नेगेटिव, तो ये आपका बना देगा Fe+2। क्लियर, और ये फिर से D6 कन्फिग्रेशन, तो D6 कन्फिग्रेशन, ठीक है, ये हो गया अपना D6 कन्फिग्रेशन। अब क्या कह रहा है, हाई स्पिन एंड 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये है आपका, तो ये आपका ये और ये दे देगा, तो ये तो आपका हाई स्पिन नहीं लो स्पिन बना। ये समझ में आया। ऑब्वियसली 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये लो स्पिन बना, तो ये अपना चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। लिखिए इसको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये तो आसान है, ठीक है, कर सकते हो। जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं वो सारे होमोलेप्टिक हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर जो होगा A, B एंड C, ये तीनों होमोलेप्टिक हैं। चौथे में अमोनिया के साथ साथ क्लोरीन भी आ गया है, तो ये गड़बड़ है। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखो क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो कुछ याद आ रहा है स्प्लिटिंग कैसे हुई थी। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स थे और लिगेंड्स का अप्रोच जो था नॉन एक्सियल था। मैंने आपको एंगल भी पूरा बताया था। तो वहाँ से आया था कि नॉन एक्सियल वाले पे जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनके बीच में और हमारे लिगेंड्स के बीच में जो एंगल था वो कम था, याद आ रहा है। तो जो एंगल कम होने की वजह से इनके बीच में स्प्लिटिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रिपल्सन ज़्यादा फेस करते थे। तो जितने नॉन एक्सियल वाले हैं DXY, DZX, DYZ, ये तीनों स्प्लिटिंग थोड़ी ज़्यादा फील करते थे, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती थी। तो ऊपर वाले में हमारे क्या आ जाते थे T2G, और नीचे आ जाता था हमारा EG। क्लियर, तो देखते हैं। DX² Y² एंड DZ² ऑर्बिटल्स आर लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही है।
इन्हीं को बोलते हैं। 2 वाले को EG बोल दिया, 3 वाले को T2G बोल गया, 1 2 3 याद रहेगा। चलिए, मोस्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन, ये डाउट वाला है, चलिए देखते हैं। तीसरा ऑप्शन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज फाउंड डबल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल गलत है। डेल्टा टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और ये रीज़न भी मैंने बताया था कि ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें 4 लिगेंड्स होते हैं, उसमें 6 लिगेंड्स होते हैं, तो वहाँ से आ गया 2/3। और दूसरा मैंने डिस्टेंस का गैप बताया था, वो भी अप्रॉक्स 2/3 आता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इनके और लिगेंड्स के बीच में जो डिस्टेंस आती है वो अप्रॉक्स 2/3 आती है, तो ओवरऑल ये 4/9 का एनर्जी का गैप दे देता है फैक्टर। तो डेल्टा टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल तो ज़्यादा है, और इसमें दे रहा है कि डबल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल गलत है, डबल नहीं है, ये डबल से थोड़ा ज़्यादा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। चौथा ऑप्शन है, स्प्लिटिंग पैटर्न इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सही है ना। ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल अप्रोच था लिगेंड्स का, तो एक्सिस पे हमारे होते थे dx² y² एंड dz², तो ये एक्सिस पे होते थे, और एक्सियल अप्रोच भी था लिगेंड्स का, तो ये ज़्यादा रिपल्सन फील करते थे, तो ये ऊपर चले जाते थे। बोलो भाई बात समझ में आ रही है। और ये नीचे आ जाता था, तो ये EG और ये T2G, तो ऑब्वियसली इसमें उल्टा है। क्लियर है, फील आ रही है ना, ठीक। पढ़ो आप अच्छे से तो समझ में आएगा। अब देखते हैं, मोस्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन, तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो क्या है, यहाँ से भी आप सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल की एनर्जी कम होती है, तो मैक्सिमम जो बनते हैं ना हाई स्पिन बनते हैं, हाई स्पिन बनते हैं, ठीक है। बहुत कम लिगेंड्स का इफेक्ट आता है उस पर, और वो आप देख चुके हो, तो मैक्सिमम जो बनते हैं वो हाई स्पिन बनते हैं। ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, याद रखना आप, ठीक है। हाई स्पिन मतलब sp3 बनेंगे, ठीक है, या sp2d बनेंगे। sp2d वाला केस याद आ रहा है, ये वाला। कई किताबों में इसको dsp2 भी लिखा है, dsp2 भी लिखा है, तो अगर sp2d नहीं रहे तभी dsp2 मार्क करोगे आप, ठीक है। कंट्रोवर्शियल है ये, गंदा वाला, एकदम कंट्रोवर्सी चलती है इस पर, ठीक है। तो अगर sp2d नहीं है तब dsp2 मार्क करना, अगर ये है तो इसको मार्क करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बट इट्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन्स सेम इधर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अरे मैग्नेटिक मोमेंट दोनों में सेम रह रहा है, स्ट्रॉन्ग रहे चाहे वीक रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है। देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है, एलिमेंट ऑलवेज फॉर्म्स कलरलेस कंपाउंड, देखते हैं। दूसरा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स आर हायर देन EG ऑर्बिटल्स। तीसरा है, इट कैन इधर D3 और D8 कन्फिग्रेशन। चौथा है, इधर D7 और D8 कन्फिग्रेशन, ठीक। तो पहला तो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बनता था। चलिए, अब क्या कह रहा है, बट इट्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन्स सेम इधर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, मतलब लिगेंड से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो कब फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो, या तो आप ऐसा कर लो, अभी क्या है, अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तब सोचेंगे, अभी तो नहीं सोचेंगे ना, पहला या दूसरा या तीसरा। D3 तक मैंने बताया था, D1 से लेकर D3 तक, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, समझ में आ रहा है, क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तब तो हम पेयरिंग एनर्जी की बात करेंगे भाई। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो इसमें क्या है, लिगेंड का इफेक्ट पड़ रहा है क्या, अगला आएगा उसमें पड़ेगा, तो ये D3 कन्फिग्रेशन तो सही है। चलिए, अगला ऑप्शन कह रहा है कि D8 देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका D3 और D8 देख लेते हैं। एक ये हो गया अप्रोच, दूसरा अप्रोच क्या है, आएगा वही, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले इसको भरा, ठीक है, तो यहाँ पेयरिंग डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन पेयरिंग, तो पेयरिंग हो जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, पहले 1 2 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8, अभी भी सेम कन्फिग्रेशन आ रहा है दोनों में, तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहे चाहे वीक रहा है। D8 कन्फिग्रेशन में कोई फ़र्क आ रहा है, बोलो, नहीं आ रहा ना भाई। तो D3 और D8 इन दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
पहला कह रहा है एलिमेंट ऑलवेज फॉर्म्स कलरलेस कंपाउंड, ये तो गलत है, यहाँ डी ट्रांजिशन हो सकता है ना, तो पहला तो गलत है। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स आर हायर देन इन Ag ऑर्बिटल्स, तो अगर D3 का केस देख लें तब भी T2G में 3 है, Ag में 0 है। यहाँ पे देखें तो T2G तो बहुत ज़्यादा है 6 और Ag में 8। अगर इसके आगे का सोच लें तो D4 कन्फिग्रेशन की बात कर लें, ठीक है, तो D4 अगर यहाँ पे डालेंगे, D5 भी यहाँ पे डालेंगे, चलिए मान लेते हैं, तब भी यहाँ पे अभी भी कम है इससे, ठीक है, और D6 करोगे तो फिर इसी में आ जाएगा। तो सारी पॉसिबिलिटी आप चेक कर लो, D9 डालोगे तो यहाँ आ जाएगा, D1 D2 D3 तो नीचे ही वाले में रहेगा। तो ऑलवेज क्या है, T2G का ज़्यादा है Eg से, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है इट कैन हैव इधर D7 और D8, तो इधर लगा दिया है तो D7 और इट D8, D7 देख लेते हैं भाई, D8 तो देख लें क्योंकि इट कैन बोला है। तो पहले देखते हैं कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल गेट डन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग हो जाएगी। एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन्स सेम। अब देखो, अगर मैं D7 यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे D7 लेता हूँ तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 1 आया तो √3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो √15 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। D8 का केस देखते हैं, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों में कितना है, देखो यहाँ पे दोनों में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे है √8 और यहाँ पे भी √8 ही आएगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। D3 में ऑलवेज √15, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन गलत है। D8 और D3 में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम आ रहे हैं, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। क्लियर, 8 इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो नीचे वाले में 6 तो रहेंगे ही रहेंगे, पेयरिंग करो चाहे उसके अलावा दूसरे तरीके से भी। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर। पहला ऑप्शन है प्लेटिनम EnCl2। अच्छा चलो, एक करेक्शन है कि मैंने Tn को मैंने ये लिखा दिया था कि ट्राई इथाइलिन डाइमीन, तो ये ट्राई इथाइलिन की जगह पे आप यहाँ मिथाइलिन लिखना, ठीक है। M छूटा था मैंने देखा दोनों में, और इवन मैंने इथाइलिन बोला भी है, तो ये ट्राई मिथाइलिन डाइमीन होता है। स्ट्रक्चर सही था, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है जब हम पढ़ाते हैं ना, तो सामने कैमरे की तरफ देखते हैं तो इधर थोड़े थोड़े मिस्टेक्स होते हैं, और छोटे छोटे और मिस्टेक्स है, जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू डेंटिस्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में मैंने एक मिस्टेक किया था कि 4 × 1 = 1 लिख दिया था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ये आप देख लेना, ठीक है भाई। चलो, तो क्वेश्चन था अपना कि द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म PTEnCl2। तो आपको बताया था सोचने का तरीका क्या है कि हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं देखेंगे, हम इसको टाइप देखेंगे किस टाइप का। तो यहाँ पे पहला जो है कॉम्प्लेक्स है ये MAA और A2 टाइप का, दूसरा कॉम्प्लेक्स है MAA2 + 2, तीसरा है MAA2 और A2 टाइप का, और चौथा कॉम्प्लेक्स है अपना MAA2 B2 टाइप का। तो आसान है, अब ऐसे सोच सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स देख के डरना नहीं है, उसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो आप। तो पहला है नो GI, दूसरा है नो GI, सिंपल है ना, ये दे देगा, एक बार सिस कर लीजिए और एक बार ट्रांस कर लीजिए।
क्लियर। और ये भी दे देगा, रिवर्सिस कर लीजिए और एक बार ट्रांस कर लीजिए। ये आपका ट्रांस हो गया और अगला सिस कर लीजिए, ये दे देगा सिस और ट्रांस, तो ये ट्रांस और सिस। तो आपका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर नॉट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सेम यही चीज़ फॉलो करेंगे अपन। तो मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं उसके सिंपल फॉर्म में। तो पहला है MA3, पहला है MA3B टाइप का, दूसरा है MAAB2 टाइप का, तीसरा है MA4AA टाइप का, चौथा है MAA2 एंड A2 टाइप का। ये 4 टाइप के हमारे पास हैं। ठीक है। तो पहले की बात कर ले, तो ये MA3B नो GI ऑल्सो। बोलो, मैंने तो इसमें बोला था कि मात्र 2 ही तरह से GI शो करता है, A2B2 या फिर MABCD। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी टू से, अभी तक आप लोगों में नहीं हुआ है, JNV बूंदी वाले बच्चे। ठीक है। तो उसको थोड़ी देर में कुलदीप सर करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ से आप आसानी से इसको कर लोगे। तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि सर इनैंशियोमर क्या होते हैं, हमें समझ ही में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रखो। थोड़ी सी सीक्वेंसिंग अलग अलग हो गई थी ना, अलग अलग JNVs की बातें थी। तो मैं अपना इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन अभी देख रहा हूँ, तो स्टीरियो हो जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर देना। ठीक है। फिर बाद में लेकिन देखना है इसको। ठीक। तो ये तो अपना बेसिकली जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो होता है कि जब हम कोई मॉलिक्यूल को एक सॉल्यूशन में डालते हैं और उसमें से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं पोलैरीमीटर। एक्सपेरिमेंटल है। तो यहाँ से अगर वो मॉलिक्यूल एक स्टेट से अगर इधर गया, कुछ रोटेशन कर लिया, या इधर गया कुछ रोटेशन कर लिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अगर इधर गया तो ये बोलता है +D और इधर गया तो -L। तो अगर ये मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, लाइट ऐसे आ गई, पोलराइज हो गया ना, अगर इसको थोड़ा भी एंगल में बेंड करता है तो हम बोलते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसी को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होती है उसी को ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। समझ में आया? तो वही हमें देखना है। अब हमें ऐसे तो एक्सपेरिमेंटली देखना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर बात समझ में आई? अब देखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज, इनैंशियोमर की बात कर लेते हैं। तो इनैंशियोमर जैसे मान लो मैंने अपना हाथ ऐसा रखा, ठीक है, और इसका मैंने मिरर इमेज लिया। जैसे मैंने अपना हाथ ऐसा रखा, ऐसा कुछ मान लो, और इसका मैंने मिरर इमेज लिया। तो यहाँ पे मिरर रख दो, तो आपको मालूम है जो नज़दीक वाला होगा वो ऐसा ही बनेगा। तो ये कुछ कैसा बनेगा, ये देखो आप, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो अब इसको उठा के मैंने अगर इस पे डाला, इसको ये जो बना है इसको उठा के अगर इस पे डाला और पूरा सुपर इम्पोज हो गया, मतलब क्या हुआ कि पूरा इस पे चिपक गया, जैसा था पीछे वाला देखिए ही नहीं, तब हम उसको बोलते हैं कि सुपर इम्पोजिबल है। बट यहाँ पे देखो ऐसा किया था और लेकिन हमारा ऐसा बन रहा है मिरर इमेज, क्योंकि ये वाला यहाँ पे आना चाहिए ना। अब देखो गड़बड़ हो गया, इधर अंगूठा होना चाहिए इधर, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो इन्हीं को इनैंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें ये देख के फील आ जाती है कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। बाकी मैंने कराया हुआ है, आप वहाँ से देख लो, ठीक है।
तो अपने पास क्या क्या था, MAAB2, तो MAAB2। अब देखो ये तो बहुत आसान है। अगर मान लीजिए मैंने आपको स्क्वायर प्लेन में बनाया इसका B और B, तो बीच से अगर आप कट करते हो तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें आ सकता है, देखो ठीक है, ये रिंग बना लेगा ना, तो ये अभी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मिरर इमेज हमें मिल जाता है। इसके दूसरे भाई को देखते हैं, इसका मिरर इमेज नहीं बन पाता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। तो क्वेश्चन में कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर नॉट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसमें एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक तो कर रहा है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ABC। देखो ये वाला मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, तो ये मैंने ले लिया अपना, ठीक, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया 1 2 3 4, और एक ऊपर ए एक नीचे ए। यहाँ से मैंने लिगेंड AA टाइप का ले लिया, इधर से AA टाइप का ले लिया। तो अगर मैं ऊपर एक A है नीचे A है, तो बीच से भी कट करता हूँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी ना, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लिगेंड यहाँ पे है और ये नीचे से जुड़ा हुआ है और ये ऊपर वाला इससे जुड़ा हुआ है, तो रिंग के कारण इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो पहला ऑप्शन है अपना TiEn2 NH3 +4, तो ये है टिटेनियम +4। तो ये आपका आ जाएगा टिटेनियम स्कैंडियम टिटेनियम 22 +4, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, D0 कन्फिग्रेशन। चलिए दूसरा देखते हैं, क्रोमियम NH3 6 एंड 3 पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका क्रोमियम कितना होता है 24, बोलो भाई क्रोमियम कितना होता है 24, तो ये होता है 4s1 एंड 3d5। अब इसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाला, तो एक यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा, तो ये बन गया 3d3, मतलब ये D3 कन्फिग्रेशन है। अगला देखते हैं, Zn NH3 होल 6 एंड 2 पॉजिटिव। तो ये 2 निकालोगे भी, तो ये है क्या 4s2 3d10, तो ये D10 कन्फिग्रेशन। और चौथा ऑप्शन है स्कैंडियम H2O होल थ्राइस अमोनिया 3। छोटे छोटे मिस्टेक्स होगा तो देख लेना आप, ठीक है, लिखने में कभी कभी हो जाता है। एंड 3+, तो स्कैंडियम देखो 21, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये D0। तो जो D0 है या D10 है, तो इसमें तो हमारा कलर शो ही नहीं करेगा। कलर कब शो करता है, जब DD ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन खाली रहने चाहिए ना, अनपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, अब देखो D0 में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, समझ में आ रहा है। और D10 में सारे भरे हुए हैं, सारे ही भरे हुए हैं, अनपेयर्ड एक भी नहीं है। अनपेयर्ड है ही नहीं, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, आपका कलर नहीं शो करेगा। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, D0 और D10 वाले जो हैं वो हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा A D0 एंड C एंड D। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। ठीक है, is formed in the brown ring test for nitrates when freshly prepared FeSO4 solution is added to aqueous solution of nitrate followed by addition of concentrated H2SO4। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ब्राउन रिंग को मैंने बहुत अच्छे से P ब्लॉक में एक्सप्लेन किया है,
ठीक है, वो आएगा तो आप उसको वहाँ देख लेंगे, यहाँ पे भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, कलर चेंज इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। इट हैज़ आयरन इन +1, बिल्कुल सही है। नाइट्रोसिल इज इन +1, बिल्कुल सही है। NO+। मैग्नेटिक मोमेंट 3.87, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, ये भी सही है। 3 अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स Fe8D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल गलत है, sp3D2 होता है। चलो देखते हैं। तो ब्राउन रिंग टेस्ट, वैसे पी ब्लॉक में मैंने बताया इसको बहुत अच्छे से, मज़ा आ जाएगा आपको। रिएक्शंस पढ़ के तो मज़ा आने वाला है, टेंशन मत लो, डरना मत बिल्कुल। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में होता क्या है कि हमने FeSO4 का सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने मिलाया कोई भी नाइट्रेट। बेसिकली ये नाइट्रेट की टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक। अब ये जब सॉल्यूशन मिलाया नाइट्रेट, तो ये Fe+2 को ये नाइट्रेट ऑक्सीडाइज करता है, तो ये चला जाता है +3 पे, ठीक है। और ये खुद को रिड्यूस करता है NO में। और वो एक और सॉल्यूशन है, तो हमारा यहाँ पे मिलता है FeS2(6) 2+ का हमने नाइट्रोसिल के साथ रिएक्शन होता है। ये नाइट्रोसिल क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बेसिकली NO अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, NO+ बनाता है, ठीक है। दैट्स वाई इस पे +1 चार्ज, और एक 1 इलेक्ट्रॉन ये Fe+2 को रिड्यूस कर देता है Fe+1 में। ये पूरा मैकेनिज्म होता है, मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया है प्री ब्लॉक में, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे भी दोबारा से देखो। तो बहुत शानदार कलर का जंक्शन पे ब्राउन रिंग बनता है यहाँ पे। इसमें नाइट्रेट होता है, FeSO4 सॉल्यूशन होता है, और इसमें थोड़ा थोड़ा कंसनट्रेटेड H2SO4 हम मिलाना शुरू करते हैं। तो यहाँ जंक्शन पे ही ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है, कलर चेंज इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होता है आपका NO से, और ये चला जाता है Fe+2 पे, और मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र आपने देख ही लिया है, क्लियर। अब देखो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, क्लियर। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला है NiEN3 2 पॉजिटिव इज लेस स्टेबल देन NiNH3, गलत है, क्योंकि जो किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। चिलेशन इसलिए होता भी है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो पहला गलत है। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीडेंटेड साइक्लिक लिगेंड इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या होता है, वही चीज़ है, तो ये भी सही है, ठीक है। NiEN3 मोर स्टेबल, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन, फॉर अ गिवन चार्ज आयन, फॉर अ गिवन आयन द लिगेंड एंड द ग्रेटर द चार्ज ऑन मेटल आयन द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, हाँ सही है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा A, ये तो गलत हो गया, B, C, D, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ये दिख जाएगा आपको। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल मेटल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई एनायंस। चलिए देखते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स में भी सेटिस्फाई इधर नेगेटिव एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये बिल्कुल सही है। ये मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था तो वहाँ पे पॉजिटिव आयंस लिख दिया था, वहाँ नेगेटिव कर लेना आप, बोला वैसे मैंने नेगेटिव है, तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाती हैं हम लोगों से भी, वी टू आर ह्यूमंस। तीसरा है स्पेसिज विच शोज प्राइमरी वैलेंसी इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन बी प्रिसिपिटेटेड आउट, बिल्कुल सही बात है। तो देखो बच्चों का बहुत डाउट आता है यहाँ पे कि सर वो प्राइमरी वैलेंसी की फील नहीं आ रही है, सेकेंडरी वैलेंसी की फील नहीं आती है। देखो ये पूरा का पूरा पोस्टुलेट है ना, ये वार्नर का दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ नहीं है। तो जैसे ऐसे सिंपल समझो कि आपको क्या करना है कि कोई एक गेम बनाना है, सिंपल। मैंने बहुत बच्चों को एक एग्जांपल दिया और इससे वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपको एक अपना एक गेम बनाना है, बिल्कुल मतलब अलग, एकदम दुनिया से अलग, फुटबॉल ये इन सबसे कोई मतलब नहीं। तो आप जब गेम बनाओगे तो उसके कुछ रूल्स बनाओगे ना, अदरवाइज़ गेम नहीं रहेगा, ठीक है। बड़े भैया हमेशा चीटिंग करेंगे, ठीक है। तो रूल्स बनाओगे ना, तो वैसे ही वर्नर ने भी किया था भाई, उस समय इलेक्ट्रॉन तक की खोज नहीं हुई थी, तो वर्नर ने खुद से रूल्स बनाया था कि हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल है CrCl3 एंड NH3, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है
ठीक है, या फिर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, तो इसमें एक प्राइमरी वैलेंसी है और एक सेकेंडरी वैलेंसी है। वो जब उनका कहना था, हमारा नहीं है, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई की जाती है, तो जिसकी वजह से मेटल पे चार्ज रहता है, हम लोग अभी बोलते हैं कि उसको ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। तो प्राइमरी वैलेंसी की फील आनी चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी सिंपली ये समझो कि जो आयनाइज हो जाए, तो उन्होंने यही बोला कि भाई ठीक है, मैंने अगर इसको आयनाइज किया तो यहाँ से हमें 3 मोल ऑफ AgCl मिल गया। अगर ये आयोनाइज नहीं होता तो ये 3 मोल मिलता क्या, नहीं मिलता ना। तो वही बोला कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, और दूसरा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये बक्सा तो हमने बाद में दिया है, दूसरा नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने ये बोला कि प्राइमरी आयोनाइजेबल है, तभी तो ये मिल गया, और ये सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल है, तो ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, PPT इसका मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो सेकेंडरी को नॉन आयोनाइजेबल बोल दिया, प्राइमरी को आयोनाइजेबल बोला। अब प्राइमरी अगर आयोनाइजेबल है तो उन्होंने ये बोला कि हम इसको नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाई कर पाते हैं, और सेकेंडरी को बोला नेगेटिव या न्यूट्रल से कर पाते हैं। देखो सिडविक रूल पढ़ लिया, आगे का पढ़ लिया, जब आप पूरा पढ़ लोगे तो मज़ा आएगा। तो जैसे मान लो जो मेटल है, ठीक है, और मेटल पे कोई चार्ज आ गया, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई ना भाई। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी आ रही है तो ये लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करता है, तो या तो न्यूट्रल हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और इसको नेक्स्ट नेबरिंग इनर्ट गैस के कन्फिग्रेशन तक लाने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रहा है? वही सिडविक रूल है, वो हर जगह अप्लाई है। देखो कॉम्प्लेक्स पहले से बने हुए हैं, अलग अलग थियरी है, टाइम टू टाइम तो और अच्छे से समझ में आती है। वर्नर को ये नहीं मालूम था कि ये क्यों बना रहे हैं, सिडविक ने इसको एक्सप्लेन किया, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो फाइनली यही तो हो रहा है कि न्यूट्रल या फिर नेगेटिव वाले सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर आसपास वाले वो उसको क्यों दे रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ताकि वो अपना नेक्स्ट नंबरिंग इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन अटेंड करे और स्टेबल हो जाए। बात समझ में आई? तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी की फील आई क्या? अब देखो, तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है, और तीसरा है स्पेसिस विच शो प्राइमरी वैलेंसी। बिल्कुल जो प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है वो प्रिसिपिटेटेड हो जाता है। अच्छा एक और मिस्टेक मैंने किया था कि मैंने कुछ ऐसा लिखा था CrCl3 और NH3 3NH3। इसमें मैंने पूछ लिया था आपसे टोटल आयंस, ठीक है, वहाँ टोटल स्पीसीज कर लेना। ये कुछ ऐसा रहा होगा आपको। तो इस पर मैंने टोटल आयंस पूछा था, तो वहाँ आयंस नहीं टोटल स्पीसीज होगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग से भी हो जाती हैं, क्योंकि आयंस जो होता है वो चार्ज पार्टिकल्स के लिए हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की फील है, ये वर्नर के पोस्टुलेट से, दैट्स वाई इसको पोस्टुलेट बोलते हैं कि वर्नर ने अपने तरीके से बनाया था। क्लियर? चलिए तो अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। अब देखो, अब तो यही नहीं पता चलेगा सर कॉपर सल्फेट क्या है। तो पी ब्लॉक में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक इवन बाद में भी आएगा, क्वालिटेटिव में भी आएंगी चीज़ें, बट पी ब्लॉक में भी मैंने कोशिश किया कि पूरे रिएक्शन इतने मज़ेदार तरीके से आपको बताऊं कि मज़ा आ जाए। लाइक आप इनऑर्गेनिक से डरो मत, पहली बात तो ये, ठीक है। तो कॉपर +2 ब्लू कलर, Fe+3 येलो या रेडिश ब्राउन, Fe+2 ग्रीन कलर, ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया। तो ये क्वेश्चन अभी का नहीं, थोड़ी देर के बाद का है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जेई तब देते हो आप जब सारी चीज़ें आपका कवर हो जाता है। तो इसमें मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री कलर से आप देख सकते हो, VI को छोड़ देना है, BGYOR। हमें जो कलर दिखता है और जो एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये यहाँ से हम निकाल पाते हैं। तो अभी क्या है, CuSO4, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रल। ब्लू विट्रल पी ब्लॉक में मैंने बताया कि ब्लू विट्रल क्यों बोलते हैं, कि कॉपर +2 ब्लू कलर देता है, और जो भी सल्फेट होते हैं उनको हम विट्रल बोलते हैं। सल्फेट का मतलब विट्रल होता है, ठीक है। जैसे FeSO4 भी देख लो आप, तो FeSO4 Fe+2 ग्रीन एप्पल थोड़ी देर तक रखा ऐसे ही एयर में ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 पे चला जाता है तो ब्राउन कलर बना लेता है। तो FeSO4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रल। देख रहे हो विट्रल आ रहा है, तो ये विट्रल सल्फेट के लिए है, तो ये ब्लू देता है। तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री देख लो आप, ऑरेंज। ऑप्शन देखते हैं,
तो ऑप्शन है ऑरेंज रेड, ब्लू ग्रीन, येलो, वॉयलेट। तो आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये जेई ने पूछा था 2012 में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें लगभग इसमें मैंने कवर किया है। ई और वो सब चीज़ें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, तो उनका सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जहाँ बच्चे फंसते हैं मोस्टली वो ये सारे पार्ट थे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, CFT की प्रैक्टिस अच्छे से करो, VBT की प्रैक्टिस अच्छे से करो, और आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। कोई डाउट होता है तो बेहिचक आप मुझे मैसेज करो। मैसेज का रिप्लाई मैं कॉल करके मोस्टली देता हूँ, ताकि बच्चे को समझ पाऊँ कि प्रॉब्लम क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉन्टैक्ट में, उनको मालूम होता है। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात, बच्चे मेरे बारे में पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ से हो, क्या हो, तो मैं भी दक्षिणा स्कॉलर हूँ, आप ही की तरह था, अभी एलम हूँ, एंड आई एम हैप्पी दैट आई केम बैक टू दक्षिणा। तो बहुत अच्छा लगता है। सारे भैया दीदी, वहीं शर्मिला मैम, कमांडर सर, सब लोग हैं। वैसे हम लोग के टाइम पे कमांडर सर नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि एक ऑफिस वाला कल्चर ना हो के यहाँ पे सब लोग आपस में भाई बहन हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अपने छोटे भाई बहनों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो IIT में पहुँचे। आप लोग जितना ज़्यादा पहुँचोगे, आपके जूनियर्स का उतना फ़ायदा होगा। रीज़न देखो क्या है कि जैसे मैं जब था अपने टाइम पे 2012 में, तो हम लोग ऑल इंडिया से 200 लोग सेलेक्ट होते थे और 4 सेंटर्स पे डाल दिए जाते थे। अभी राइट नाउ हमारे पास 1300 स्कॉलर्स हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ है। जितना अच्छा ग्रोथ हुआ तो मोनी सर को लगा और इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना इन्वेस्ट किया तो और ज़्यादा लोगों को मौका मिला। तो ये चीज़ें प्रोसेस में होती रहती हैं। तो फील फ्री टू आस्क, बट थोड़ा सा हमारे पर्सनल लाइफ का भी ख्याल रखो। बाकी आप क्वेश्चन पूछो, डाउट आ रहा है तो बिल्कुल पूछो, बिंदास होकर पूछो, एकदम डरना नहीं है किसी चीज़। क्यों डरना भाई? डरोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इससे बढ़िया पूछ लो, बेशर्म होकर पूछो। क्वेश्चन पूछने में एकदम बेशर्मी दिखाना है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।